सो व्हाट इज़ एल्जाइमर्स डिजीज़, कि एल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है एंड इट्स एटियोपैथोजेनेसिस मीन्स कॉज एंड डेवलपमेंट, क्या इसका कारण हो सकता है, क्या इसका डेवलपमेंट मतलब अगर डिजीज़ हो गई है किसी कारण से तो कैसे उसका प्रोग्रेशन हो रहा है, कैसे वो डिजीज़, कैसे वो बीमारी जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये जो एल्जाइमर डिजीज़ है बेसिकली हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होने वाली जो डिजीज़ है लाइक मतलब ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पे अगर कोई भी बीमारी हो रही है तो वो क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो उसी के अंदर एक एल्जाइमर भी आता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना एपिलेप्सी और पार्किंसन डिजीज़ को कंप्लीट किया था। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, एल्जाइमर को कवर करेंगे। देखो मैं सिलेबस में आपको दिखा देती हूँ, देखो ठीक है। स्ट्रोक है, माइग्रेन है, तो एपिलेप्सी पार्किंसन हो चुका है प्रीवियस वीडियो में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फार्माकोथेरेपेटिक्स की, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इन तीनों को कवर कर लेंगे। चलो देखते हैं एल्जाइमर्स डिजीज़। ठीक है, तो ये है क्या, एक तो ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे न्यूरॉन्स में धीरे धीरे क्या होता है डिजेनरेशन होने लग जाता है ना। तो जितनी भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे पार्किंसन हो गई, न्यूरॉन्स हमारे जो है ख़त्म होने लग जाता है। ठीक है, टाइम के साथ। तो ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है, जो 65 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल है, उसमें ये बीमारी उनमें होती है। ये क्या है, ये एक ब्रेन कंडीशन है जिसमें क्या होता है प्रोग्रेसिव डिक्लाइन हो जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज और डिक्लाइन होने लग जाता है। किसमें, मेमोरी में, लर्निंग में, यानी कि कुछ सीखने की जो वो है, सीखना है कुछ तो है ना, उसमें कुछ चीज़ को एडेप्ट करने में, थिंकिंग स्किल्स जितनी भी हैं, और किसी को पहचानने में, ऑर्गेनाइज करने में चीज़ों को। ठीक है, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सब में क्या डिक्रीज होने लग जाता है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शन, है ना, कॉग्निटिव। तो ये सारी चीज़ें डिक्रीज होने लग जाती हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एल्जाइमर डिजीज़ का, डिमेंशिया। क्या होता है, डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस हो जाना। ठीक है, कुछ याद नहीं रहता पेशेंट को, एल्जाइमर वालों को। ठीक, और इस ये क्या होता है, इससे देखो क्या होता है, पर्सन की जो डेली काम करने की योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, वो भी हमारी इसमें अफेक्ट हो जाती है ना, कि पर्सन लाइक डेली वो जैसे काम को करता था अब वो उस तरीके से नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज हो गई है। ठीक है, और क्या होता है देखो इसमें एसिटाइल कोलिन जो है उसका लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, या फिर एसिटाइल कोलिन डिग्रेड हो चुका होता है बहुत ज़्यादा, जिस न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में जो क्या करता है मेमोरी, लर्निंग और थिंकिंग, है ना, तो इसको अच्छा करता है, बोलते हैं न्यूट्रोपिक एजेंट के जैसा भी काम करता है, मेमोरी एनहांसर के लिए बोलते हैं इसे। ठीक है, तो बट वो काम नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो है खत्म हो गया है। जैसे पार्किंसन में हमने देखा था कि एसिटाइल कोलिन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, वहाँ डोपामीन कम हो रहा था, बट यहाँ पे डोपामीन का कोई रोल नहीं, यहाँ पे सिर्फ एसिटाइल कोलिन का पूरा लॉस हो जाता है। ये भी मैंने बता दिया कि 65 के जो ऊपर के जो लोग होंगे उनमें ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, अफेक्ट करता है। अब इसकी एटियोपैथोजेनेसिस को देखते हैं। एटियोपैथोजेनेसिस में हमें कॉज प्लस डेवलपमेंट, डिजीज का जो पूरा प्रोग्रेशन हो रहा है उन सबको देखना होता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर, लाइक अगर जीन में कुछ चेंजेस आ गए, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, किसी भी वजह से म्यूटेशन हो गया है, तब भी एल्जाइमर डिजीज हो सकता है। ठीक है, और एमिलॉइड प्लेक्स, यानी कि देखो ब्रेन में एक प्रोटीन होता है एमिलॉइड प्रोटीन करके, अगर वो बहुत ज़्यादा उसका डिपोजिशन होता जा रहा है, एबनॉर्मल प्रोटीन है ना उसका, तो क्या है ब्रेन में, इससे भी क्या हो सकता है एल्जाइमर डिजीज हो सकती है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर लॉस अभी देखा हमने कौन सा, एसिटाइल कोलिन, तो इसी से हमारी डिजीज का पूरा डेवलपमेंट होता चला जाता है, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, है ना, इन्हीं सारी दिक्कतों की वजह से। ब्रेन इन्फ्लामेशन, ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन हो रही है जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स, टिश्यूज जो है सारे डैमेज होते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या होगा, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी, डिमेंशिया हो जाएगा। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री, अगर एज भी डिपेंड करता है, एज फैक्टर, जैसे अब एज बढ़ती जा रही है तो उस केस में न्यूरॉन्स जो है अब, और एक एज के बाद न्यूरॉन्स का जो है बनना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डीजनरेशन होता चला जाता है ना, तो जिसकी वजह से भी ये एल्जाइमर डिजीज़ हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली में रहा हो, दादा या फिर परदादा को, तो भी एल्जाइमर होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो ये हो गए एटियोपैथोजेनेसिस जिसमें हमने कॉजेज देखा, और यही कॉज अगर प्रोग्रेसिव होते चले जाए तो क्या हो जाएगा, एक डिजीज़ का डेवलपमेंट हो जाएगा जो क्या होती है एल्जाइमर डिसीज़।
ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, देखो जब हमने ये स्टार्ट किया था हमने देखा था कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो चलो देखते हैं इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या हो जाता है, देखो वही पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब अब सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है जिससे पता चलता है कि पेशेंट को एल्जाइमर डिजीज हो गई है। तो डिमेंशिया हो जाता है, यानी कि मेमोरी लॉस हो गई है, डिफिकल्टी विथ थिंकिंग में डिफिकल्टी, लर्निंग में, हार्ड टू मेक डिसीजन लेने में भी क्या होती है, डिफिकल्टी होने लग जाती है, डिफिकल्टी विद लैंग्वेज, बोलने में, स्पीकिंग प्रॉब्लम में, है ना, कॉग्निटिव जो फंक्शंस है सारे एकदम बेकार हो जाते हैं, बिहेवियर भी बेकार, अग्रेसिव हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन हो गया है, मूड स्विंग्स देखते हो ना, जो बूढ़े लोग होते हैं कितनी जल्दी वो लोग गुस्सा होने लग जाते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि उनमें भी न्यूरॉन्स धीरे धीरे खत्म होने लग गए हैं, है ना, और जिनमें ज़्यादा हो गया ये चीज़ तो उनको अल्जाइमर होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, डिमिनाइज्ड जजमेंट, वो उन्हें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सामने वाले को पहचानने में, बिल्कुल पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन है, मेरा रिलेटिव है या नहीं, पड़ोसी है, कौन है, कुछ नहीं पता उनको। तो ये डिमिनिश होने लग गई हैं, चीज़ें खत्म होने लग गई हैं धीरे धीरे। डिफिकल्टी टू डू डेली एक्टिविटीज़ को करने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, अब अगर आपको देखो मैं बताती हूँ, ये जो फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट है इसमें एक तो आपको ड्रग्स फार्माकोलॉजी पता होना चाहिए, ठीक, और एक सिर्फ उस डिजीज़ की डेफिनेशन अगर आपको पता है ना तो आप उसके अंदर क्या क्या लिख के आ सकते हो, कॉजेज़ भी लिख के आ सकते हो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अगर ये दोनों लिख दिया तो आप नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, लाइक देखो जैसे कि अब मेमोरी लॉस हो रही है ना, डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, तो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल में अब क्या देखेंगे कि इन्हीं सब चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ट्रीटमेंट मिल जाएगा बट बिना ड्रग्स को दिए। ठीक, तो तीनों चीज़ें ईजी हो जाती है जब आपको डेफिनेशन पता है अच्छे से। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देख लो, इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन में जैसे पूरा बिहेवियर वगैरह जो है पेशेंट का वो इम्प्रूव करना है इसमें, जैसे कि पजल्स वगैरह, उन्हें गेम्स वगैरह की तरफ ज़्यादा लेके जाओ कि ये कार्ड्स वगैरह देखो ये क्या है ना, ऐसे करके मतलब सारी चीज़ें अच्छे से बताना, मेमोरी की एक्सरसाइज करवाओ तो उनके कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव होने लग जाते हैं, लाइक लर्निंग, थिंकिंग और स्पीकिंग। ठीक है, स्पीच वगैरह ये सब ठीक होती है बट बहुत हद तक ठीक नहीं हो पाती है। ये कॉग्निटिव लर्निंग ट्रेनिंग अच्छे से दो, बिहेवियरल थेरेपी यानी कि जो अग्रेशन हो रहा है उसको कम करवाना है, मूड स्विंग्स को देखना है और लैंग्वेज कैसी है, ये सब चीज़ें इसमें देखनी होती है। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, डाइटरी चेंजेस, बैलेंस डाइट देनी है जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट देना है और हेल्दी फैट जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड को देना है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट में तो कुछ एस्कॉर्बिक एसिड भी दे सकते हो, है ना, ये हो गया, उससे इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखें तो क्या देना है हमें, कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स को देना है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था इसमें कि यहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम जो है थोड़ा बहुत है उसका भी रोल, जिसमें एसिटाइल कोलिन कम हो रहा है जो मेमोरी एनहांसर की तरह काम करता है। अब उसको कौन डिग्रेड कर रहा होता है, हमारा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होता है ना, कोलिन एस्टरेज। तो हमें क्या करना है, उसको खत्म होने से रोकना है, तो उसके इनहिबिटर्स देंगे हम, जिसमें डोनेपेजिल आता है, गैलेंटामीन, रिवास्टिग्मिन। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अल्जाइमर डिजीज़ के लिए। ठीक है, और एक होता है एनएमडीए एंटागोनिस्ट। ये क्या करता है, ये एक रिसेप्टर है ना, तो मतलब एनएमडीए एक रिसेप्टर होता है, तो जो ये एंटागोनिस्ट है हमारा मिमेंटिन, ये क्या करेगा कि जो ग्लूटामेट होता है ना, ठीक है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या करता है, ये मेमोरी को डिक्रीज करने का काम करता है जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम इसके अगेंस्ट में क्या देते हैं, मिमेंटिन देते हैं। अब ये क्या, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट है ना, यहाँ पे आके ग्लूटामेट जो है वो बाइंड होता है, तो उसको हमें क्या करना है, रोकना है। ठीक है, तो उसका हम एंटागोनिस्ट दे देते हैं जो क्या है, मिमेंटिन। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है अगर हम इन दोनों को साथ में दे दें, तो मिमेंटिन और डोनेपेजिल को साथ में भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब देखो आप अगर फार्माकोलॉजी भी साथ साथ पढ़ोगे तो एट द एंड जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो मान लो कोई भी एग्ज़ाम पहले है, प्रिपेयर आपने दोनों चीज़ें कर ली है तो ईजी हो जाएगा ये सब्जेक्ट भी आपके लिए। इससे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट डी फार्मा सेकेंड ईयर में नहीं है लिखने के लिए। बस आपको मेन क्या पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है,
अगर आप कुछ भी आपको लगता है ना कि बहुत सारी डिजीज़ है, बस आप उनका बेसिक्स पढ़ के चले जाओ, डेफिनेशन क्या है उससे भी आप सारी चीज़ें लिख के आ जाओगे। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक ये क्या है हमारी, ये देखते हो ना, एक तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी इसे काउंट किया गया है, अब ब्रेन के में भी इसे काउंट कर लिया है ना, CNS में भी। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो डिजीज काम कर रही है, क्यों? क्योंकि देखो सारी चीजें जुड़ी हुई है ना। यहाँ पे भी ब्लड लॉस हो रहा है ना। किस वजह से हो रहा है? देखो ब्लड वेसल्स का यहाँ पे बहुत रोल है, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रहा है ना। कहा ब्रेन में भी तो हमारी वेसल्स हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, या ब्लॉकेज हो जा रहा है वेसल्स वगैरह में, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? स्ट्रोक हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रोक क्या है? एक सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन है, ब्रेन का जो काम है वो सडनली क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। ठीक है, रुक जाता है, खत्म हो जाता है ड्यू टू ए डिसरप्शन। डिसरप्शन बोल दो या फिर ब्रेक बोल दो, किसमें? ब्लड सप्लाई, इसमें क्या हो गया? ब्रेकेज हो गई है, ब्लड सप्लाई हमारी टूट गई है या खराब हो गई है, नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड ब्रेन तक अच्छे से, है। या तो किस वजह से? या तो ब्लॉकेज होने की वजह से। अगर ब्लॉकेज हो गया है ब्लड सप्लाई में तो क्या होता है? उसको हम इश्चमिक स्ट्रोक बोलते हैं, है ना। अगर सोचो कि ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक जाएगी, तो इसीलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? इश्चमिक स्ट्रोक बोल रहे हैं। और एक अगर सिर्फ रप्चर हो गया है ना, किसमें? ब्लड वेसल्स में, ठीक है, ब्रेन में, तो उसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलेंगे। तो यहाँ से देखो आपने टाइप्स भी देख लिए किसके? स्ट्रोक के। एक इश्चमिक है और एक हेमोरेजिक है, और भी टाइप्स होते हैं बट मेन आपको ये दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, और जिसकी वजह से और क्या हो रहा है? कॉजेज द ब्रेन सेल्स डाई, इसकी वजह से ब्रेन सेल्स जो है वो डाई हो रही है, मर जा रही है ब्रेन की सेल्स, और सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जा रहा है, न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन में दिक्कत आ जा रही है। ठीक है, तो ये है स्ट्रोक, सडन लॉस हो जाना ब्रेन के फंक्शन का। क्यों? क्योंकि या तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है, किस वजह से? या तो ब्लॉकेज हो गया है या फिर ब्लड वेसल्स हमारी रप्चर हो गई है ना, खराब होने लग गई हैं, तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो रहा है। ठीक है, तो ये मेन डेफिनेशन हो गई, मेन फोकस हमारा इसी पे था। अब देखते हैं इसकी एटियोपैथोजेनेसिस क्या है। डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो, यानी कि जो ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो गया है। क्यों? कितना डिक्रीज? टू लेस देन 25 ml पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड पर मिनट। एक मिनट में जितना ये ब्लड सप्लाई हो रहा है ये नॉर्मल है, इससे भी लेस देन हो चुका है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? डिक्रीज हो गया है सेरिब्रल ब्लड फ्लो। ठीक है, और क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक, जैसे एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे हो रही है, तो ब्रेन के सेल्स है वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, तो उसमें भी दिक्कत आ रही है, और साथ साथ एरोबिक में भी, कि न्यूरॉन्स जो है अनेबल है मेंटेन करने में। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन रुक ही जाएगा, अगर ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा सेल्स को ब्रेन के, तो ये भी क्या है? एक कॉज है क्या होने का? स्ट्रोक होने का। लॉस ऑफ फंक्शन सारे लॉस हो गए हैं ब्रेन के। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो अच्छे से इलेक्ट्रोलाइट्स को पंप ही नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सेल जीवित रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं मिल पा रहे हैं उसको, तो इसकी वजह से भी स्ट्रोक हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा तो ऑक्सीजन भी मिलेगा, बट वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है? स्ट्रोक हो जा रहा है। ईजी है काफ़ी, देखो कुछ मुश्किल नहीं है। डेफिनेशन अभी भी बोलूँगी, बस अच्छे से याद हो, जैसे सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। ठीक है, इश्चमिक स्ट्रोक, ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज हो गई है, और एक हेमोरेजिक स्ट्रोक है जिसमें रप्चर हो गई है ब्लड वेसल। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, या तो नमनेस आ गई है बहुत, है ना, फेस में नम हो गया है बिल्कुल, और वीकनेस आ गई है फेस पे, वो भी है ना। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ब्रेन और फेस सब जुड़ा ही तो हुआ है, तो वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। चेंज इन मेंटल स्टेटस बिल्कुल चेंज हो गया है। ट्रबल स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच, समझने में और बोलने में दोनों में ही दिक्कत हो रही है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस, अगर स्ट्रोक है तो ऐसा लगता है जैसे सामने एकदम अंधेरा सा भी आने लग जाता है ना, देखने में भी दिक्कत होती है, तो विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी आ जाती है। डिफ़िकल्टी इन सीइंग एट नाइट, मोस्टली जो दिक्कत आती है वो रात के टाइम देखने में आती है। ठीक है, स्ट्रोक वाले पेशेंट में। डिसआर्थरिया हो गया है, यानी कि डिफ़िकल्टी इन फॉर्मिंग वर्ड्स वगैरह को बनाने में दिक्कत हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, या फिर डिस्फेजिया हो गया है, यानी कि फूड वगैरह को स्वेलो करने में, कोई भी अगर मेडिसिन भी है ले रहे हो तो डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलोइंग में। ठीक है, तो ये सारी क्या है? सिम्टम्स हैं हमारे किसके? स्ट्रोक के। एटियोपैथोजेनेसिस हो गया और सिम्टम्स हो गया। अब चलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में।
रेगुलर चेकअप होते रहना चाहिए, डायग्नोसिस होना चाहिए, ठीक है, जाते रहो कि कहीं स्ट्रोक की दिक्कत तो नहीं आ गई है, जो भी टेस्ट हो वो सारे कराते रहने चाहिए। गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज करो, फॉलो हार्ट हेल्थी डाइट, ऐसे डाइट लो जो हमारे हार्ट के लिए क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो, है ना, यानी कि हमें कोलेस्ट्रॉल से बचना है ना, फैटी डाइट्स को नहीं लेना है, ठीक है, ताकि और दिक्कत ना बढ़े। रिड्यूस वेट को रिड्यूस करना है, अवॉइड जो है बेकार है लेना, ज़्यादातर नहीं लेना चाहिए। क्या होता है एक एज के साथ ये ठीक हो जाता है ना। तो और पानी जो है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक करो बहुत ज़्यादा। माइग्रेन एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ये भी ब्रेन से रिलेटेड है, कॉज ए वैरायटी ऑफ सिम्टम्स को कॉज करती है। तो माइग्रेन को कैसे पहचानते हैं, रिकरेंट सीवियर हेडेक ऑफन एकम्पनीड बाय नोजिया, साथ साथ में नोजिया होना, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड। अगर किसी ने ऐसा होता है कि अगर बहुत ऐसे पेशेंट को क्या होता है बस थोड़ा अंधेरा ही हो तो ठीक है, क्योंकि लाइट जैसी पड़ती है तब भी इनका सर दर्द होने लग जाता है, या साउंड बहुत तेज़ है तब भी दर्द होता है, काफ़ी ज़्यादा लाइट और साउंड के लिए भी ये लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है, तो माइग्रेन हो जाता है। ठीक, अब टाइप्स देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ माइग्रेन। देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, क्या पता अगर आ भी गया शॉर्ट में तब भी आप लिख के आ सकते हो। तो माइग्रेन विद ऑरा, तो ये क्या होता है ब्रेन में ही क्या काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये वाला माइग्रेन हमारा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो रहा है ये, और ब्रेन में क्या सारी चीज़ें एक साइड है ना दिक्कत होना। और ज़्यादातर देखते हो माइग्रेन के पेशेंट से आप पूछोगे तो उनके पूरे सर में दर्द नहीं होता, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, या तो एक साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में ब्रेन के इधर एक पिन पॉइंट जैसा दर्द होता है। तो माइग्रेन विदाउट ऑरा यानी कि ये कॉमन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ऑरा वाले में ये जो है कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, बट यही चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और इसमें कॉमन होती है ना। माइग्रेन विदाउट हेड पेन, ऐसा भी होता है कि बिना सर में दर्द नहीं है लेकिन फिर भी सेंसिटिव है लाइट के लिए, वोमिटिंग नोजिया ऐसी फीलिंग आ रही है, तब भी क्या है उसको माइग्रेन है बट सिर्फ दर्द नहीं हो रहा है, तो इसको हम साइलेंट माइग्रेन बोलते हैं। हेमीप्लेजिक माइग्रेन, टेम्पोररी पैरालिसिस हो गया है माइग्रेन होने की वजह से, जो बॉडी है वो भी इसमें इंक्लूड हो गई है, हाफ बॉडी भी इंक्लूड हो गई, पैरालाइज्ड हो गई, काम नहीं कर रही है प्रॉपरली, ठीक है। तो ये होता है हेमीप्लेजिक माइग्रेन। रेटिनल माइग्रेन ऑकुलर माइग्रेन है, जो आई बेसिकली इसमें आई में दिक्कत आने लग जाती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है उसकी वजह से भी माइग्रेन हो जाता है। क्रोनिक माइग्रेन, अब यही कंडीशन रिकरेंट सीवियर हेडेक ये चलती रहे बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड के लिए, तो क्रोनिक माइग्रेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक बताया था अभी, जैसे इन्फेक्शन हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, स्मोकिंग हो गया, है ना, इनकी वजह से भी क्या हो सकता है माइग्रेन हो सकता है। इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन, अगर इम्यून सिस्टम अच्छे से काम ना करे उस केस में भी माइग्रेन हो सकता है। इन्फेक्शन अगर हो गया है ब्रेन में तब भी माइग्रेन हो सकता है, या इन्फ्लामेशन हो गई है ब्रेन में, ब्रेन के सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, स्वेलिंग हो गई है, फिर डाई हो जा रहे हैं, टिश्यूज खत्म हो रहे हैं, है ना, न्यूरोनल सेल है जो, तो उसमें भी क्या होता है माइग्रेन हो जाता है, ठीक है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी, आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपने लिए, इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है माइग्रेन हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग क्लियरली बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, टेम्पोररी विजन लॉस हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए दिखना भी बंद हो जाता है, ऐसा भी होता है। क्रेविंग्स फॉर फूड, देखते हो ना कि अगर किसी पेशेंट नहीं मतलब किसी को अगर माइग्रेन है ना, तो क्या होता है उस केस में बहुत ज़्यादा खाने की क्रेविंग्स होती है। उसके अलावा अगर कोई इंसान ऐसा भी सुना होगा आपने, जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तब भी होता है यार बस कुछ खाने को मिलता रहे, तो वो खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो जाती है ऐसे में। या फिर डिप्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल ही डिप्रेस हो गया है बंदा, उस केस में भी माइग्रेन हो सकता है। ये सारे लक्षण है, ठीक है। टायर्डनेस, थकान बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल अपने आप को तुम टाइम ही नहीं दे रहे हो, है ना, तो बस थकान है, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है ना, वो भी एक सिम्टम है। पेन ऑन वन साइड ऑफ हेड, एक साइड में अगर पेन हो रहा है सर के तो भी माइग्रेन हो सकता है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट यॉर्निंग, अगर आपको बार बार उबासी आ रही है ना, तो भी माइग्रेन होने के चांसेस हैं, सिम्टम है ये भी। तो ध्यान रखना चाहिए, देखो ज़्यादा से ज़्यादा तो यही बोलूँगी कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करो, है ना।
नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या है, मेंटेन स्लीप, है ना, क्या करना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए। ये नहीं कि तुम चले गए सीधा क्रोसिन खाने के लिए, सर दर्द हो रहा है ले ली, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, खाने का ध्यान रखना है, ईटिंग हेल्दी डाइट लेनी है, रिड्यूस करना है स्ट्रेस को, इम्प्रूव करो पोस्चर को। अगर आप स्क्रीन के सामने बहुत देर तक बैठे हुए हो, ठीक है, और आपने नेक भी, अपनी गर्दन भी आपकी एक ही साइड में मुड़ी हुई है, तो इससे भी माइग्रेन होने का चांस होता है। तो हमें अपना पोस्चर भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखें तो क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स दे सकते हैं हम यहाँ पे माइग्रेन के केस में भी, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया, प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये सारे काम करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में एम्लोडिपिन, वेरापेमिल दे सकते हैं। एंटी सीजर ड्रग भी दे सकते हैं हम, ठीक है, जो एपिलेप्सी वगैरह में भी दी जाती है, उसको हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। ट्रिप्टैन हो गया, है ना, पेन रिलीवर में क्या, जैसे ट्रिप्टैन्स हो गए, सुमाट्रिप्टैन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दे सकते हैं, और एंटी नोजिया भी दे सकते हैं, जैसे क्लोरप्रोमाजीन हो गया। ओपियोइड्स में कोडीन हम दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा माइग्रेन के बारे में। इसी तरीके से देखो हमने यहाँ पे अल्जाइमर, स्ट्रोक और अपना माइग्रेन को कंप्लीट कर लिया है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इससे एक मोटिवेशन मिलता है ना। नोट्स आपको एग्ज़ाम से पहले ही मिल जाएंगे, और इसके बाद मेरा पूरा जो एम्फेसिस रहेगा वो पूरा किस पे रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ठीक है। और हाँ, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू।